नमस्कार। हरिहर पूज्य बाबा जी श्री ए नागराज प्रणेता मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद अमरकंटक मध्य प्रदेश को स्मरण करते हुए, वंदन करते हुए, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आप सबको नमस्कार। मैं राम मिलन पिछले मई 97 से पहला जो जीवन विद्या शिविर हुआ, परिचय शिविर हुआ पाली में, जिसमें श्री साधन भट्टाचार्य जी प्रबोधन कर रहे थे, तो मैंने पहली बार जीवन विद्या का परिचय शिविर सुना। मई 97 में ही मैं साधन भैया को सुनने के पश्चात मैं तुरंत ही अमरकंटक गया, जहां बाबा जी स्वयं प्रबोधन कर रहे थे, शिविर ले रहे थे, और डॉक्टर यशपाल सत्य जी उस शिविर को, उस प्रबोधन को व्याख्या करते जा रहे थे। तो ये मई 97 से एक प्रकार से जुड़ना हुआ मेरा गांव ग्रामीण परिवेश से हूँ। मैं विशेषकर किसान परिवार से हूँ। थोड़ी बहुत मैंने एनजीओ में काम किया है और इस तरह से सामाजिक कार्यों में मेरी रुचि रही है, और अच्छा करने की जो प्रवृत्ति है वो शुरू से पढ़ाई के समय से ही रही है। मेरा गांव पाली है, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। वर्तमान में मेरी पत्नी श्रीमती गोदारी यादव और मेरा बेटा अभ्युदय और पुत्री कुमारी पद्मा के साथ अभी मानव तीर्थ ग्राम कीर्तिपुर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ में अभी निवासरत हूँ। मानव तीर्थ बाबा जी द्वारा स्थापित, लोकार्पित मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के अध्ययन एवं अभ्यास स्थली के रूप में स्थापित है। मैं यहाँ मानव तीर्थ में जो 100 एकड़ के लगभग का परिसर है, इसमें जो कृषि है, सब्जी है, यहाँ गौपालन है, जितने भी व्यवसाय संबंधी कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं, उसमें उस व्यवस्था में मेरी भागीदारी या मेरी जिम्मेदारी को मैं निर्वाह करता हूँ। मैं परिचय शिविर लेने के पश्चात मैं बहुत ही उत्साहित हुआ, और जैसा कि बोलते हैं कि अधजल घगरी छलकत जाए, कहावत है, उस कहावत को मैंने चरितार्थ किया कि बोलने लग गया। गांव-गांव स्कूलों में दिन और रात जिस समय वो लोग समय देते थे, उसमें मैंने अपना जो परिचय शिविर जिसको मैंने रटा था, कहना चाहिए, जिसको मैं इसी को अज्जल घगरी छलकत जाए कहावत में रख रहा हूँ, तो मैं अज्जल घगरी के समान छलकते हुए हर हमेशा घूमते फिरते रहता था। तो इस तरह से मैंने जीवन विद्या परिचय शिविर लेना प्रारंभ किया, और कई बार बाबा जी से मिलने अमरकंटक जाना हुआ। 8 दिन, 10 दिन, महीना जैसा रुकते बना रुका। अपनी जिज्ञासा, अपनी पात्रता अनुरूप मैंने प्रश्न किया बाबा जी से, जिज्ञासा को अपने तृप्त किया, और ऐसे लगने लगा कि मैं पूरा अब समझ गया हूँ। और पूरा समझ गया हूँ तो एक जो होता है कि अपने में खुशी तो होती ही है, उत्साह तो बनता ही है। लोगों से भी सम्मान मिलने लगा। सम्मान इस अर्थ में कि मैं जो बोलता था वो कोई बोल नहीं पाते थे। मई 97 में जैसे शुरू जीवन विद्या का परिचय शिविर कहीं कहीं हो रहा था, लोग कोई सुन पा रहे थे, कोई बहुत लोग नहीं सुन पाए थे। तो उस समय ऐसा लगता था भाई हम तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझ गए हैं, और इस सब कुछ समझ गए हैं, सब कुछ मैं जानता हूँ। इस कारण से मेरे में जो प्रवृत्ति ये बनी कि मैं प्रचार प्रसार में, बाहर भी प्रचार प्रसार में लगा। ऐसे भी मेरा जो बैकग्राउंड अगर कहना चाहिए तो वो समाज सेवी के रूप में था।
तो समाज सेवी काम में थोड़े बहुत अच्छे काम भी होते हैं। उन थोड़े बहुत अच्छे कामों में किया था गांव में और अपने क्षेत्र में, तो लोग मेरे को सुनते भी थे, मेरी बात मानते भी थे। इससे मैं और एक प्रकार से कहना चाहिए अहंकार में आ गया। इस शब्द को और बदल सकते हैं, क्योंकि ज्ञान के रूप में मेरे को थोड़ी बहुत जानकारी ही हुई थी, सूचना ही हुई थी। उन सूचनाओं को मैं स्कूलों में, गाँव में जा जाके देना चालू किया। जब मैंने सोचा कि सारे लोग जो और हमारे सीनियर लोग हैं प्रबोधन के क्षेत्र में, या जो इस चीज़ को अच्छे से समझे हुए हैं, उस स्थिति में मैं भी पहुंच जाऊं, इसके लिए मैंने थोड़ा सा गहराई से अध्ययन करने की कोशिश किया। मेरे को लगा मैं तो पहले सब कुछ जानता हूँ, थोड़ा बहुत और जानना से उसको भी पढ़ वढ़ के जान लेते हैं। बाद में मेरे को जैसे ही पता चला कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, यानी बहुत गहरी बातें हैं, तो मेरे तो ज़मीन, पैर के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। बाबा जी के पास आना जाना तो था ही। एक दिन मैं बाबा जी से बोला, बाबा जी मेरे को ऐसा लग रहा था, एक दो शिविर मैं सुन लिया हूँ और मैं शिविर प्रबोधन कर रहा हूँ, तो ऐसा लगता था मैं सब कुछ समझ गया हूँ, लेकिन अब तो मेरे को पता चलता है मैं कुछ भी नहीं समझा हूँ। तो बाबा जी ने कहा, बेटा यही तुम्हारी विपदा रही और यही तुम्हारी अब संपदा है। मतलब मेरी स्थिति का आंकलन बाबा जी ने इतनी छोटे से एक लाइन में कहा, और मेरे को तुरंत लगा कि हाँ, ये मेरी विपदा, ये मेरी परेशानी, ये मेरे लिए संकट समस्या तो रहा ही। अगर बाबा जी से इस बात को नहीं बोलता तो शायद मैं थोड़ा बहुत और जो गहरे में जाके इसको अपने में आत्मसात करने की कोशिश करना होता, वो शायद नहीं कर पाता। अभी करने का प्रयास तो है ही है। इस बीच बाबा जी के पास आना जाना होता रहा। बाबा जी भी, पूज्य बाबा जी भी माता जी के साथ हमारे घर पाली 2 बार आए। मुझे इसका गर्व महसूस होता है, इसको मैं बताना अपने लिए गौरव की बात है, गर्व की बात मानता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो मेरी स्थिति ये रही कि मैं समझा नहीं था और समझा नहीं हूँ, और मैं इसको समझ गया हूँ करके। शायद सब लोगों को ऐसे ही होता होगा, मेरे को ऐसा लगता है, जैसे मेरे को शुरू में हुआ वैसे सब लोगों को होता ही होगा, ऐसा अधिकतर लोगों को होता होगा, सबको तो नहीं बोल सकता। तो मेरी स्थिति ये रही। बाबा जी गए, प्रोत्साहित किए, मैं इससे बहुत ही उत्साहित हुआ। तो मैं परिवार मूलक ग्राम स्वराज योजना को स्थापित करना है, ऐसा सोच के मैं फिर से एक प्रयास प्रारंभ किया। बाबा जी से मैं इस बात को, अपना संकल्प को रखा। बाबा जी फिर बीच में बोले, कितने साल लगेंगे? तो मैंने कहा, बाबा जी 5 साल में कर दूंगा। जो 5 आयाम है उसमें काम करना कितनी बड़ी बात है, तो छोटी सी बात है। मेरे को ऐसा लगा कि जो शिक्षा संस्कार संस्थान के लिए स्कूल खोल देना, उत्पादन कार्य के लिए गौपालन आदि कृषि को लागू कर देना, और गांव में जड़ी बूटियों से इलाज करते ही हैं, स्वास्थ्य संयम में उसमें थोड़ी से हम लोग प्रैक्टिस ये है, कर लेंगे। उत्पादन कार्य में करना और विनिमय कोष का काम ऐसा गांव में चलता ही है। विनिमय कोष का मतलब यहाँ पे ये मैं रखना हूँ कि एक दूसरे से कुछ न कुछ सामान अदला बदली करते ही रहते हैं। तो मैं बोला, बहुत छोटी सी बात है, एक गाँव में चालू करेंगे। एक गाँव में चालू करेंगे करके हमने प्रयास भी किए। 5 साल तक हमने प्रयास ही करते रहे, और 5 साल में नहीं हुआ। फिर बाबा जी एक दिन फिर पूछे, क्या हुआ? तो मैं बहुत ही संकोच से थोड़ा सा मैं बोला, बाबा जी 5 साल थोड़ा जल्दी हो गया था, हो सकता है 3 साल और लगे। तो मैंने 1 साल बढ़ा के 2-3 साल में हो जाएगा, ऐसा करके 3 साल का समय उनसे और लिया। 3 साल में भी थोड़ी बहुत, अब 3 साल हमको मिल गया है। मिल गया है मतलब बाबा जी को बोले हैं, अब 3 साल हमारे लिए कर सकते हैं। 3 साल बाद फिर ये बात आई कि क्या हुआ। मैं अब सिर झुका के नीचे बैठे रहता था, कोई भी सभा में, बैठक में बाबा जी रहते सामने, उनकी नज़र तो सबके है। फिर चेहरा पर छुपा लेने से तो कुछ उनसे बच नहीं सकता। चाहे वो शरीर सशरीर रहें, अभी ऐसा शरीर नहीं है तब भी से सिर्फ चेहरा छुपा लेने से, एक कमरे में घुस जाने से उनको पता नहीं है या किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने, मैं कोने में बैठा था, तो मेरे को ऐसे इशारा किए, यादव, और मैं छुप रहा था। बोले, क्या हुआ? तो बड़े ही हिम्मत के साथ मैंने बोला, बाबा जी 2 साल और 2 साल में भी नहीं हुआ। अब बाबा जी के बाद अब मेरा जाना जाना बंद लगभग।
मैंने आना जाना बंद, यानी उनके सामने थोड़ा बचते रहा। और एक दिन बाबा जी ने पूछ ही लिया तो मेरे को डांट तो पड़ी। डांट इस हिसाब से पड़ी कि भाई अभी तक तुम समय लेते हो, उसको कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हो, करो करके। तो इस तरह से मेरी समस्या रही है और मैं 10 साल में कुछ नहीं कर पाया ऐसा मेरे को लगा। लेकिन अपनी एक ये भी स्थिति रहती है कि कुछ सालों में कुछ ना कुछ हमको सुनने को, समझने को मिलने से कुछ प्रेरणा तो मिलते रहती है। तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि कुछ नहीं हुआ, कुछ तो हुआ। तब जाके आप लोगों का स्नेह, विशेषकर अभी राकेश भैया जी हैं, प्रियंका भाभी जी हैं, अजय जैन भैया हैं, मेरे को बोलने के लिए एक अवसर मिला। नहीं तो अभी तो मेरी स्थिति ये है कि जब हम शुरू में थे तो लोग रिजेक्ट, मैं मानता था बहुत रिजेक्टेड लोग हैं। अब थोड़ा बहुत समझा हूँ और ऐसा लगता है कि अब मैं बता सकता हूँ, तब मैं रिजेक्ट हो गया ऐसा मानता हूँ। तो इस तरह से अपनी स्थिति है, अभी मैं समझने के क्रम में ही हूँ और मैं बोलना तो बंद ही कर दिया हूँ। और ये तकनीकी जो अभी सामने में मैं बोल रहा हूँ, लैपटॉप जिसको बोलते हैं, इसको तो मैं छूने भी नहीं जानता हूँ। और मेरे साथ मेरे को सहयोग करने के लिए गुंजन भाई हैं, अंकित भैया हैं, मनन जी हैं, ये लोग सारे लोग मेरे को मदद करेंगे। और कुछ थोड़ा बहुत छूटेगा क्योंकि आपको देख के बोलना है या सामने में कोई आ रहे हैं जा रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी शुरू में परेशानी लगभग होती है, तो मेरे को भी होगी निश्चित तौर पे। कोशिश करूँगा कि वो ना हो। और आप तो इस चीज़ को समझ ही रहे हैं, आप तो, आपका तो प्रोत्साहन मेरे को मिलेगा ही। तो पूजनीय बाबा जी, आदरणीय श्री साधन भैया जी, राकेश भैया जी, प्रियंका भाभी जी, अजय जैन जी, जितने भी इस ग्रुप में हैं, इसको मैनेज कर रहे हैं, उन सबके प्रति मेरी कृतज्ञता। सबको आपको हरिहर नमस्कार, प्रणाम। आज अभ्यास दर्शन के अध्याय 10 मानव संस्कृति के बारे में चर्चा करनी है। और चर्चा क्या करनी है, आप लोगों के साथ एक बैठ के एक आपस में अपनी स्थिति गति को रखने का एक अवसर मिला, परिचय हुआ। तो मैं पठन कहूँगा इसको अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं जहाँ पे मैं कुछ मेरे को लगता है कि समझा हूँ ऐसा, उसको मैं व्यक्त करूँगा, बाकी को मैं आगे बढ़ जाऊँगा। तो आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा भी है। और आगे मैं राकेश भैया को मैं बोल भी दिया हूँ कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ, इसलिए पहले ही मैं शर्त रख दिया कि ये भैया इस बार पहली बार है, तो पहली बार में हो सकता है मैं ज़्यादा बोल जाऊँ, कम बोल जाऊँ, कुछ तो होगा, लेकिन मेरे को अगली बार मौका ज़रूर देना। मैं बिल्कुल अगली बार के लिए अपने को तैयार करके मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और आप लोगों का सभी का स्नेह मैं स्टार्ट करता हूँ। अध्याय 10 मानव संस्कृति। मानव संस्कृति शब्द के रूप में अगर देखें तो जो संस्कृति होती है, संस्कृति का अगर भाग को देखें या संस्कृति को बोलें, तो मैं सोचता हूँ कि ज्ञानावस्था के अलावा किसी दूसरे चीज़ में, दूसरी अवस्था में नहीं होती। और मानव संस्कृति बोलने से भी स्पष्ट हो जाता है कि मानव ही ज्ञानावस्था की इकाई है और ज्ञानावस्था की इकाई में ही पूर्णता के लिए कोई ना कोई कृतियाँ होंगी, दूसरी अवस्था में तो नहीं होगी। तो जैसा कि संस्कृति का शाब्दिक अर्थ में जाए तो पूर्णता के अर्थ में कृतियाँ यानी रचना, निश्चित रचना। तो निश्चित रचना के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा मैं समझा हूँ उसको एक पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी व्याख्या करने की कोशिश करूँगा। मानवीयतापूर्ण आचरण एवं व्यवहार को स्मरण में लाने, प्रेरणा प्रदान करने एवं मार्गदर्शन कराने योग्य क्षमता ही मानव संस्कृति है। तो संस्कृति को हम देखते हैं कि मानवीयतापूर्ण आचरण और न्यायपूर्ण व्यवहार को स्मरण में हमेशा बने रहे, ध्यान में बना रहे। और कुछ लोग प्रेरणा प्रदान करेंगे इसके लिए, कुछ लोग मार्गदर्शन करेंगे। इसके साथ ही इन चीज़ों के प्रति हमें मानवीयतापूर्ण आचरण, न्यायपूर्ण व्यवहार और जो अच्छे कार्य हैं, जो श्रेष्ठ कार्य हैं, उसको मैं अपने में वहन करते रहूं, है ना। तो इस कार्य को मानव संस्कृति हम
कह रहे हैं। तो मानव संस्कृति को पूर्णता के अर्थ में जो निश्चित रचनाएं हैं, जैसे कि अगर देखें तो मानव कैसे आगे सुखपूर्वक समृद्धिपूर्वक जी सकता है, उसके लिए जो हमको प्रेरणा है, उसके लिए जो हमको मार्गदर्शन है, उसके लिए जो हमारा मानवतापूर्ण आचरण है, व्यवहार है, उसको हमेशा स्मरण में बना रहे, इसे हम कह रहे हैं कि मानव संस्कृति, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो वैध घटनाएं हैं उनका निर्वाह पक्ष का समाया रहना आवश्यक है, जो पीढ़ी से पीढ़ी को प्रदत्त हुआ करती है। तो पीढ़ी से पीढ़ी को प्रदत्त हुआ करती हैं, मतलब मानव तो बदलते रहते हैं ना। एक शरीर यात्रा उसका जन्म से मृत्यु तक अगर देखें तो शरीर यात्रा तो एक घटना के रूप में जन्म लेना और शरीर यात्रा खत्म होना, ये तो होते रहेगा, यानी मानव तो बदलते रहेंगे। लेकिन ये जो संस्कृति है, जो पूर्णता के अर्थ में कृतियाँ हैं, जो हमने विचार रूप में डाल के रखा है, वो हमेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में वो बना रहेगा, है ना, प्रदत्त हुआ करते रहेंगी वो। दूसरी लाइन है कि संस्कृति को आचरण में लाना ही सभ्यता है। अब देखें तो संस्कृति को आचरण में लाना यानी जो पूर्णता के अर्थ में जो निश्चित रचना है, जो कृतियाँ हैं, वो तो रोज रोज हम आचरण में जैसे लाते हैं, वो जो आचरण में आ गया उस भाग को हम, जो कि रोज रोज का हमारे दिनचर्या में, कार्यकलाप में, कार्य व्यवहार में, सोच विचार में दिखता है, उसको हम सभ्यता कह रहे हैं। तो संस्कृति एक प्रकार से स्थिति है, ऐसा मानता हूँ मैं, और संस्कृति का ही जो गति रूप है वो आचरण के रूप में या सभ्यता के रूप में दिखाई देती है, जिसमें दायित्व और कर्तव्य निर्वाह ही उसका प्रत्यक्ष रूप है। माने हम संबंधों में जीते हैं, मनुष्य और मनुष्य के परस्परता में न्यायपूर्ण व्यवहार करते ही हैं, मानवता प्रकृति के साथ हम उत्पादन कार्य करते ही हैं, सेवा कार्य करते ही हैं। तो ऐसे ये सब संस्कृति जो है इस सभ्यता के रूप में, कर्तव्य और दायित्व के रूप में हमको प्रत्यक्ष रूप से ये दिखाई देती है। मानव संस्कृति एवं सभ्यता ही सामाजिकता को सिद्ध करती है। हम सामाजिक हैं, हम मानवतापूर्ण कार्य व्यवहार और अखंड समाज सूत्र व्याख्या में के अनुसार जीते हैं। ये जो है मानव संस्कृति एवं सभ्यता से ही वो सिद्ध होती है। यही मानव की उपलब्धि, यही लक्ष्य एवं कार्यक्रम है। संस्कृति व सभ्यता का योग फल ही सामाजिकता है। सामाजिकता को सिर्फ संस्कृति को नहीं कहेंगे। संस्कृति को जैसे मैंने अपने मान के रखा है कि संस्कृति एक विचार पक्ष वाला मामला है, उत्सव वाला मामला है ना, और सभ्यता जो है वो आचरण में या गति रूप में वो दिखाई देता है। तो संस्कृति और सभ्यता का योग फल ही सामाजिकता है, और जिसे वहन करना ही समाज है। अब मेरे को ऐसे लगता है कि समाज किसे कह रहा है, तो संस्कृति और सभ्यता को वहन क्रिया को हम समाज कह रहे हैं, न कि भीड़ को, जनसंख्या को, समुदाय को, बहुत सारे व्यक्तियों को, उसको समाज नहीं कह रहे हैं। उसमें जो संस्कृति और सभ्यता का जो वहन क्रिया है उसे हम समाज के रूप में देखते हैं। अभी मान्यता में भीड़ को, जाति को, एक जाति, एक वर्ग, एक संप्रदाय, एक भाषा या एक क्षेत्र को हम बांट के उसको समाज कहते हैं, तो उसे हम समाज नहीं कह रहे हैं, उसे तो समुदाय ही कहते हैं, भीड़ ही कहते हैं। लेकिन समाज, हम उसमें जो संस्कृति और सभ्यता का जो वहन क्रिया है, जो संस्कृति और सभ्यता जो आगे पीढ़ी को वहन होते रहती है, इसको हम समाज कह रहे हैं। संस्कृति ही विधि एवं सभ्यता ही नीति है। विधि और नीति की संयुक्त प्रक्रिया ही व्यवस्था है। तो संस्कृति ही विधि है एवं सभ्यता ही नीति है, विधि और नीति की संयुक्त प्रक्रिया ही व्यवस्था है। तब हमने देखा है कि ये चारों चीज यानी संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था, ये अविभाज्य है और एक दूसरे का पोषण करती हैं। जैसे संस्कृति का पोषण व्यवस्था से, व्यवस्था का पोषण विधि से, विधि का पोषण नहीं, संस्कृति का पोषण सभ्यता से, सभ्यता का पोषण विधि से, और विधि का पोषण व्यवस्था से, और व्यवस्था का पोषण संस्कृति से। ऐसा हम इसको देखते हैं। तो ये जो चारों चीजें हैं ये अविभाज्य है। मानव संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था। व्यवस्था की चरितार्थता संस्कृति और सभ्यता के रूप में प्रत्यक्ष है। व्यवस्था की जो सार्थकता को अगर देखें तो यही संस्कृति और सभ्यता के रूप में प्रत्यक्ष है।
जिसे हम अभी बात कर रहे थे कि संस्कृति एक उत्सव के रूप में, जैसे जन्म उत्सव या गर्भ संस्कार से उत्सव का प्रारंभ हो जाता है, गर्भ संस्कार उत्सव, जन्म उत्सव, नामकरण उत्सव, विवाह उत्सव, ऐसा बीच बीच में जो हम उत्सव के रूप में जो व्यक्त होते हैं वो संस्कृति है। और उस संस्कृति के अनुरूप हम आचरण को करने लग जाते हैं, उस मार्ग में चलने लग जाते हैं, वैसे प्रेरित होते रहते हैं। इसे हम आचरण कह रहे हैं या सभ्यता कह रहे हैं। इसलिए नियंत्रण विहीन इकाई नहीं है यहाँ, इसलिए नियंत्रण विहीन यानी कोई भी इकाई अनियंत्रित नहीं रहेगा, क्योंकि संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था, ये चारों जो चीज़ है इसकी एक अविभाज्यता है, ये हमेशा बनी रहेगी। तो इसमें बनी रहेगी, एक क्षुण है ऐसा रखें, तो इसमें अनियंत्रण वाली कोई इकाई, अनियंत्रित इकाई नहीं रहेगी। यही समाधान एवं न्याय एवं संयम है। संयम ही सामाजिक आचरण है। मानव में से के लिए कायिक, वाचिक, मानसिक संयम प्रसिद्ध है। यहाँ संयम का मतलब है न्यायपूर्ण व्यवहार से। तो जो सामाजिक आचरण है वो न्यायपूर्ण व्यवहार ही सामाजिक आचरण है। और न्यायपूर्ण आचरण किसमें है? तो मानव में, मानव से, मानव के लिए कायिक, वाचिक, मानसिक रूप में वो दिखाई पड़ता है। आगे की अगर लाइन को देखें, शायद मैं जल्दी हो रहा हूँ या मुझे जो समय नहीं मिल रहा है उसके कारण मेरे को पढ़ने में थोड़ी हो सकती है। तो अगला लाइन में पढ़ता हूँ। व्यवस्था की चरितार्थता, आगे लाइन है, जागृति अनुरूप नियंत्रण का अभाव ही असंतुलन है। यहाँ जागृति के अनुरूप नियंत्रण का अभाव ही असंतुलन है। इसको मैं ऐसा देखता हूँ कि मुझ में जो जागृति है, मुझ में जो समझ है, उस समझ के अनुरूप अगर मेरा न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं है, उसे हम असंतुलन कह रहे हैं, ऐसा मैं देख पाता हूँ। तो कथनी और करनी में कोई अंतर ना हो, है ना। जैसा मैं समझा हूँ वैसा मैं जीता हूँ, जैसा मैं जीता हूँ वही वो समझा हूँ, ये इसमें जो है उसको हम नियंत्रण कह रहे हैं। इससे संतुलन बना रहेगा। यही असंयमता ही जो जागृति की ओर गत्यारोध एवं पतन का कारण भी है, यह प्रकृति के चक्र त्रय में दृष्टव्य है। अगर हम असंयमता में रहते हैं, अनियंत्रित रहते हैं, तो ये हमारी जो जागृति की दिशा है, आगे बढ़ने की जो दिशा है, उन्नति की जो दिशा है, उत्थान के लिए जो हमारा प्रयास है, उसमें ये अवरोध उत्पन्न करता है। यह प्रकृति के चक्र त्रय में दृष्टव्य है। जो प्राण पद चक्र, भ्रांति पद चक्र, देव पद चक्र को देखते हैं, तो प्राण पद चक्र से पदार्थ अवस्था में, मानव भ्रांत मानव से निर्भ्रांत मानव पद में, निर्भ्रांत से भ्रांत में, और देव पद चक्र से मानव पद में, ऐसा हम इसको देख पाते हैं। तो एक प्रकार से ह्रास की ओर प्रकृति में चक्रत्रय के रूप में दृष्टव्य है। प्रत्येक मानव में संयमता बौद्धिक, सामाजिक एवं प्राकृतिक क्षेत्र में अनुभव, समाधान, व्यवहार, आचरण एवं उत्पादन के रूप में प्रत्यक्ष है। तो प्रत्येक मानव में संयमता है। बौद्धिक रूप से जो संयमता है उसको अनुभव और समाधान के रूप में हम देख पाते हैं। सामाजिक रूप से जो संयमता है उसको हम न्यायपूर्ण व्यवहार और आचरण में देख पाते हैं। और जो प्राकृतिक क्षेत्र में संयमता को हम नियमपूर्ण उत्पादन के रूप में हम देख पाते हैं। अनुभव, प्रतिष्ठा एवं समाधान क्षमता में से के लिए मानव ने अनवरत प्रयास किया है। प्रत्येक प्रयास में जागृति अभिलाषा समाई हुई है। तो अनुभव की परंपरा और समाधान क्षमता के लिए मानव ने हमेशा प्रयास किया है। जीवन विद्या या दर्शन के पहले भी कोशिश हुई, अभी भी हो रही है, आगे भी होती रहेगी जब तक हम मोक्ष को ना पालें। तो जागृति, अनुभव, जागृति के लिए जो प्रत्येक प्रयास है, जागृति की इच्छा समाई हुई है, जागृति जिसमें समाई हुई रहती है, ऐसी अभिलाषा से हम प्रयास करते हैं। हर मानव, प्रत्येक मानव, चाहे वो
ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, मूर्ख हो, नासमझ हो, गांव का हो, शहर का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, छोटा आयु का हो, बड़ा आयु का है, स्त्री हो, पुरुष हो, सारे जागृति के प्रयास में, जागृति अभिलाषा के प्रयास में रत हैं। जागृति अभिलाषा रूप प्रयास से ही गुणात्मक परिवर्तन जो निपुणता, कुशलता एवं पांडित्य पूर्वक सफल है। शायद मैं ज़्यादा विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसमें मेरा जो प्रवाह, धारा प्रवाह जो बोलना है वो नहीं हो पा रहा है, और आप लोगों को मैं समझाने के हिसाब से कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पठन कर रहा हूँ और एक अभ्यास के लिए कर रहा हूँ। और ऐसे भी कोई किसी को समझा तो सकता नहीं, समझना तो खुद को ही होता है। बाबा जी जितनी बातें बोलते रहे उसमें से हम एक आध अंश को समझ पाते थे, बोलते तो बहुत सारी चीज़ें थे, फिर जो बोलते थे उस अर्थ में ना लेके दूसरे अर्थ में भी हम ले लेते थे। तो समझ को, तो समझ वाली स्थिति तो अपने ऊपर है। तो आप लोग सभी लोग योग्य हैं, पात्र हैं, तो इसको ऐसा न लें। मैं सिर्फ पठन करते हुए उसको अपना जो समझ है उसको व्यक्त कर रहा हूँ। आगे की जो लाइन है, आभास सहित आशा ही अभिलाषा है। तो आभास सहित जो सत्य सहज होने का जो सामान्य स्वीकृति जिसको बोलते हैं परिभाषा में, सहित आशा ही अभिलाषा है। भास, आभास एवं प्रतीति पूर्वक प्रयास में से के लिए संभावनाएं प्रत्येक मानव में पाया जाता है। अभी जैसे मैंने बात किया कि प्रत्येक मानव, चाहे वो गूढ़ी हो अगूढ़ी हो, धार्मिक हो अधार्मिक हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, विद्वान हो या फिर मूर्ख हो, छोटे हो बड़े हो, पढ़े लिखे हो या ना लिखे हो, इस सारे में भास, आभास और प्रतीति पूर्वक प्रयास होता ही है ना, उनको कुछ ना कुछ भास होता ही है। और भास के आगे थोड़ा सा और दृढ़ता आती है जिसको आभास कह रहे हैं ना, सत्य सहज होने की सामान्य स्वीकृति होती ही है। और उसके आगे परिपुष्ट अनुमान के रूप में हम आगे बढ़ते ही हैं। इस तरह से अनुभव तक हम पहुंच सकते हैं। ये एक संभावना बनी रहती है, सफलता के अवसर सभी मानव के पास है ही। तो ये भास, आभास एवं प्रतीति पूर्वक प्रयास में से के लिए संभावनाएं प्रत्येक मानव में पाया जाता है। तो प्रयास करते करते में आभास, आभास से प्रतीति और प्रतीति से अनुभव तक पहुँचते ही है। इसकी पूर्ण, इस सफलता की पूर्ण अवसर हमको प्राप्त है, सभी व्यक्तियों को, सभी मानव को प्राप्त है। आगे की लाइन में जैसे कि मानव संस्कृति के इस अध्याय में अनुभव के पहले अनुमान घटना का होना आवश्यक है। तो अनुभव के पहले अनुमान होता है, ऐसी परिस्थितियां बनती है, ऐसी घटना होना आवश्यक है कि अनुभव के पहले कोई भी अनुमान नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अनुभव के पहले भी अनुमान है। प्रत्येक मानव का प्रत्येक क्षण किसी न किसी घटना या अनुमान सहित ही है। बिना अनुमान के, बिना परिस्थिति के, बिना घटना के कोई व्यक्ति नहीं है। तो अनुभव से पहले अनुमान, चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो सारा चीज आता ही है। प्रत्येक व्यक्ति कहने से सभी आ जाते हैं। तो अनुभव के पहले अनुमान प्रत्येक मानव में हर क्षण होते रहता है। अनुमानातीत रूप में जो घटनाएं क्रम से प्रत्यक्ष होती हैं वह आगम क्रिया है। प्रत्येक अनुमान अनुभव पर आधारित, अन्यथा अनुभव के लिए सन्निहित है। तो अनुमान के अलावा भी जो घटनाएं क्रम से प्रत्यक्ष है न होती है, उसको हम आगम क्रिया कह रहे हैं। जो अनुमान के अलावा भी होते रहते हैं, माने वो अनुमान के पहले से, वो हमारे अनुमान के पहले से वो क्रियाएं होते रहती हैं। जैसे मैं एक माना हूँ, मेरे होने के पहले मेरे दादा परदादा पूर्वज रहे, ये जो क्रिया है ये आगम क्रिया के रूप में है। प्रत्येक अनुमान अनुभव पर आधारित, अन्यथा अनुभव के लिए सन्निहित है। तो जो प्रत्येक जो अनुमान है, एक तो अनुभव पर आधारित होगा या अनुभव के लिए सन्निहित होगा, माने अनुभव में जाके वो विलीन होगा। जैसे प्रत्येक अनुमान अनुभव के पूर्वापर में है, प्रत्येक अनुमान अनुभव के पहले भी है,
बाद में भी है, पूर्वापर मतलब पहले भी है बाद में भी है। तो प्रत्येक अनुमान अनुभव के पहले भी है बाद में भी है। अनुमान ही शोध पूर्वक भास आभास और प्रतीति के रूप में उदय होता है। तो अनुमान से ही हम आगे का शोध, आगे का भास, आगे का समझ में दृढ़ता और दृढ़ता के रूप में उदय होता है ना, संभावनाएं जो है विशाल होता है, जिसके आधार पर ही मानव में योजना, विचार एवं कल्पना का प्रसव होता है। बहुत ये सरल सरल और एकदम स्पष्ट बाबा जी ने लिखा है। हमारी जहाँ समझ नहीं होती वो हमको कठिन लगती ही है, और जहाँ समझ में आ गया ऐसा लगता है तो सरल महसूस होता है। तो ऐसे मेरे को एक दो लाइन ऐसा लगता है कि ये बहुत सरल है, कई चीज़ें मेरे को कठिन भी है। तो अध्ययन पूर्ण क्रियाएं, इसको जोड़ के बोलता हूँ, जिसके आधार पर ही मानव में, किसके आधार पर, अनुमान ही शोध पूर्वक भास आभास एवं प्रतीति के रूप में उदय होता है। इसी के आधार पर मानव में योजना, विचार एवं कल्पना का प्रसव होता है। यानी सर्व शुभ फल परिणाम के लिए किया जाने वाला जो कार्य का निश्चयन है वो अनुमान के आधार पर ही होता है। अनुमान से ही भास आभास प्रतीति तक पहुँचते हैं। इसी के आधार पर हम योजना करते हैं, इसी के आधार पर विचार एवं कल्पना का आगे का और प्रसव होता है, जो अनुभव में जाके पूर्ण होता है ना, प्रमाणित होता है। आगे है अध्ययन पूर्ण क्रियाएं स्पष्ट योजना एवं प्रमाणों के रूप में, विचार पूर्ण क्रियाएं योजनात्मक कार्य व्यवहार के रूप में, कल्पनात्मक क्रियाओं की उपादेयता अग्रिम शोध एवं अनुसंधान के लिए उपयोगी सिद्ध है। यहाँ बाबा जी 3 प्रकार की क्रियाओं को बता रहे हैं कि अध्ययन पूर्ण क्रियाएं, विचार पूर्ण क्रियाएं और कल्पनात्मक क्रियाएं। तो अध्ययन पूर्ण क्रियाएं जो है स्पष्ट योजना प्रमाणों के रूप में है, और विचार पूर्ण क्रियाएं योजनात्मक कार्य व्यवहार के रूप में है, और कल्पनात्मक क्रियाओं की उपादेयता अग्रिम शोध एवं अनुसंधान के लिए उपयोगी सिद्ध है। इस तरह से अध्ययन पूर्ण क्रियाएं, विचार पूर्ण क्रियाएं, कल्पनात्मक क्रियाओं की उपादेयता शोध एवं अनुसंधान के लिए उपयोगी सिद्ध है। ऐसा हम अनुमान करते ही रहते हैं। इस अनुमान से भास आभास प्रतीति और अनुभव तक पहुँचने की पूरी संभावना है। यही मानव के उत्थान, प्रगति, सद्गति, विकास, संतुलन पूर्वक सामाजिक जीवन के रूप में प्रत्यक्ष है, जो सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व के बिना मानव की प्रगति नहीं है। मानव को अगर देखें तो अकेले में कोई कार्यक्रम नहीं है, जैसा है अकेले में कोई कार्यक्रम नहीं है मानव का। साथ साथ होने में, रहने में ही हम मानव की प्रगति को देख सकते हैं। साथ साथ समझदार होना, साथ साथ समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व को पाना, यही सहअस्तित्व है मानव के साथ। और मानव सहअस्तित्व के बिना प्रगति नहीं है। सहअस्तित्व के बिना मानव जी नहीं सकता, सुखी नहीं हो सकता। अपराध व गलतियों के बिना वाद विवाद, मतभेद, विरोध, आक्रमण, संक्रमण, आतंक, द्रोह, विद्रोह, अविश्वास, निग्रह प्रक्रियाएं संभव नहीं हैं। अपराध के रूप में हम देखते हैं तो अपराध को आप सभी जैसा कि जानते ही हैं कि पर धन, पर नारी, पर पुरुष और पर पीड़ात्मक जो है कार्य व्यवहार जो रूप में दिखता है उसे हम अपराध कह रहे हैं। और गलतियों को देखें तो हम जो अक्षम होते हैं किसी भी कार्य को करने में, अपूर्णता जो हम में होती है, उससे कोई घटना घटती है उसको हम गलती कहते हैं। तो अपराध में एक प्रकार से जानबूझ के करने वाली भी बात होती है, लेकिन गलतियों में ऐसा हम बोल सकते हैं कि अनजाने में, जैसे बोलते हैं गलती हो गई, या इसमें भी बोल सकते हैं कि गलती जानबूझ के किया, जिसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि अपराध को हम स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार के विपरीत में उसको पाते हैं। और गलतियों को हम देखते हैं कि जिसको कुछ नुकसान तो होता ही है, कुछ पीड़ा तो होती ही है, लेकिन ये पर पीड़ात्मक कार्य नहीं होता है। और ये स्वधन या परधन वाला मामला नहीं होता है, स्वनारी पर नारी वाली बात नहीं होती है। इसे हम दूसरे रूप में देख सकते हैं, जिसको विशेषकर
वस्तुमूलक चीज़ों में जैसे कुछ देखें कि हाँ हम टेबल में बैठे हैं, टेबल के सामने लैपटॉप रखा है, कुछ घटनावश कुछ पुस्तक को इधर आगे पीछे करते में लैपटॉप गिर गया, टूट गया, ये गलती हो सकती है। लेकिन मैंने जानबूझ के उसको किसी को, दूसरे को, धन को नुकसान पहुंचाने के लिए या पर धन पर नारी पर पुरुष जो कार्य को करता हूँ, कार्य व्यवहार करता हूँ, ये अपराध की श्रेणी में है। तो अपराध और गलतियों के बिना वाद विवाद होता नहीं, मतभेद इसी से उत्पन्न होते हैं, इसी के कारण द्रोह विद्रोह होता है। इन सभी चीज़ों को नियंत्रित करने की प्रक्रियाएं अपराध और गलतियों से संभव नहीं है, रोकना संभव नहीं है। इन सब के मूल में व्यक्तित्व का संवैधानिक संरक्षण का नहीं होना ही है, यही विद्रोह या समाज से विमुक्ता है। इस सबके मूल में अगर जाए, इन सभी पीड़ा, इन समस्या को देख रहे हैं, इतने सारे शब्द आए, वाद विवाद होना, मतभेद होना, विरोध होना, आक्रमण, संक्रमण, आतंक, द्रोह विद्रोह, अविश्वास, ये सारी समस्याएं, इन सबके मूल में ये समस्याएं क्यों हैं? तो हम देखते हैं कि हमारा जो व्यक्तित्व है उसको संवैधानिक संरक्षण नहीं मिल पाया है। इस संवैधानिक संरक्षण नहीं मिलने से समाज विद्रोह या समाज से विमुख हो गए। अब जो व्यक्तित्व मुझ में है, मैं समाज से विमुख हो गया तो मैं तो पीड़ित हूँ ही, और दूसरे को भी पीड़ा या अव्यवस्था को फैलाता हूँ। आगे है कि व्यक्तित्व को स्थापित करने में जब व्यक्ति असफल होता है, मैंने अपने व्यक्तित्व को, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं दूसरों से अच्छा हूँ, मेरा कार्य व्यवहार श्रेष्ठ है, ऐसा जब मैं अपने को स्थापित करने की कोशिश करता हूँ जो कि मैं हूँ नहीं, और इससे मैं असफल होता हूँ, तो इस असफलता के कारण मैं अपने में एक हार मान लेता हूँ। हार मानने के कारण मैं खुद ही यानी परिवार से, समाज से विमुख हो जाता हूँ, और अपने को सही साबित करने के लिए, श्रेष्ठ साबित करने के लिए, अपने व्यक्तित्व को स्थापित करने के लिए मैं वर्तमान व्यवस्था और पद्धति का विरोध करता हूँ। मतलब परिवार के लोग सही नहीं हैं, समुदाय के लोग सही नहीं हैं, गांव के लोग सही नहीं हैं, ये समाज ही बेकार है, मैं अच्छा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, ऐसा मैं अपने को माना ही रहता हूँ और उसको स्थापित करने की कोशिश करता हूँ, जो जिसको कि मेरे को भी भाषा से होते रहता है कि मैं गलत हूँ, उसके बावजूद मैं स्थापित करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं अपने व्यक्तित्व को स्थापित करने में असफल रहता हूँ। इसके कारण मैं वर्तमान व्यवस्था और पद्धति का विरोध करता हूँ, यही विद्रोह है। आगे लाइन है, मानवीयता का सम्मान, संरक्षण, संवर्धन, प्रोत्साहन एवं आचरण का पालन न होना ही द्रोह, जिससे समाधानपूर्ण व्यवहार सिद्ध नहीं है। तो मानवीयता का सम्मान यानी मूल्य, चरित्र, नैतिकता का संयुक्त जो प्रमाण परंपरा है, उसका सम्मान नहीं होना, उसका संरक्षण नहीं होना, उसको संवर्धन नहीं होना, उसके लिए प्रोत्साहन या आचरण में हम खुद उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे द्रोह होता है। यानी न्यायपूर्ण जो व्यवहार है उसमें व्यतिरेक उत्पन्न होता है, जिससे समाधानपूर्ण व्यवहार सिद्ध नहीं है, जिससे मैं सुखी नहीं हूँ। फलतः इसका विद्रोह है। यह वाद विवादात्मक स्थिति अमानवीयता की सीमा में युद्ध परंपरा के रूप में देखने को समाज में, अभी के समाज जिसको परंपरा में बोल रहे हैं, उसको दिखाई देता ही है कि एक देश दूसरे देश के या कई अनेक देश मिलके कोई और देश, ऐसा जो युद्ध परंपरा पूरे समाज में अभी है, ये अमानवीयता की सीमा में ही है। आगे के लाइन में हम देखते हैं कि अमानवीयता से मानवीयतापूर्ण जीवन में संक्रमित होने की बाध्यता न्याय की याचना के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में अभिव्यक्त है। माने हम अच्छा होना ही चाहते हैं, व्यवस्था में जीना ही चाहते हैं, न्यायपूर्ण या मानवीयतापूर्ण आचरण करना ही चाहते हैं। ये हमको कैसे दिखता है कि अमानवीयता से मानवीयतापूर्ण जीवन में संक्रमित होने की बाध्यता न्याय की याचना के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में अभिव्यक्त है। यह दिखाई देता ही है, मैं न्याय पाना ही चाहता हूँ, है ना, और न्याय पाना चाहता हूँ। इससे पता चलता है कि मानवीयतापूर्ण जीवन में संक्रमित होने की बाध्यता है, क्योंकि अस्तित्व में व्यवस्था है और उस व्यवस्था में प्रकृति सहज विधि से ज्ञानावस्था की इकाई भी है, और ज्ञानावस्था की इकाई भी व्यवस्था में जीना चाहता ही है, न्यायपूर्ण जीना चाहता है। इसलिए न्याय की याचना उसमें हर प्रत्येक व्यक्ति में समाया ही हुआ है। फलता है
न्याय की साम्यता एवं न्याय के ध्रुवीकरण, न्याय की साम्यता एवं न्याय के ध्रुवीकरण के लिए ही प्रत्येक स्थिति में प्रयास है। व्यक्तिगत रूप में कई व्यक्ति मानवीयता से समृद्ध एवं अति मानवीयता से परिपूर्ण पाए ही जाते हैं। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि ऐसे व्यक्तियों के परिवार के सभी सदस्य उनके सदस्य नहीं होते। इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक व्यक्ति को सजग सतर्क मान लेने मात्र से परिवार एवं समाज का एक सा होना संभव नहीं है, जिसकी साक्षी में सामुदायिक विविधता है, फलतः वर्ग एवं युद्ध परंपरा है। अतएव जब तक मानवीयतापूर्ण शिक्षा अखंड समाज के अर्थ में सार्वभौम व्यवस्था सर्वसुलभ नहीं होगी, तब तक सर्वसुख के लिए प्रयोग होना स्वाभाविक है। हमने ये देखा कि व्यक्तिगत रूप में अभी भी परिवार में, समाज में, गांव में, अपने देश में या अंतर्राष्ट्र में भी देखें तो कोई व्यक्तिगत रूप में व्यक्ति जो है वो मानवीयता से समृद्ध होता ही है, अति मानवीयता से परिपूर्ण पाए ही जाते हैं। और ये व्यक्ति किसी न किसी परिवार में ही रहता है। तो एक व्यक्ति ऐसे मानवीयता से समृद्ध है, अति मानवीयता से परिपूर्ण होने के बाद भी इससे अनेक जो उनके व्यक्ति हैं, सभी सदस्य उनके सदस्य तो है नहीं या होते नहीं हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक व्यक्ति को सतर्क सजग मान लेने मात्र से परिवार और समाज का एक सा होना संभव नहीं हुआ है, जिसकी साक्षी में हम सामुदायिक विविधता को देखते ही हैं। फलता है वर्ग, भावना और युद्ध परंपरा है। अतएव जब तक मानवीयतापूर्ण शिक्षा अखंड समाज के अर्थ में सार्वभौम व्यवस्था सुलभ नहीं होगी, तब तक सर्वसुख के लिए प्रयोग होना स्वाभाविक है। ये सब बहुत ही सरल और स्पष्ट या साधारण भाषा में, जैसे ऐसा लग रहा है कि साधारण भाषा में बाबा जी लिखे हैं। मानवीयतापूर्ण आचरण में जीना ही सामाजिकता है। सामाजिकता यानी मानवीयतापूर्ण आचरण में जीना, जिससे संस्कृति और सभ्यता की व्यवस्था की विविधता जब तक रहेगी तब तक युद्ध के भय का अभाव नहीं है। यानी संस्कृति और सभ्यता में या सामाजिकता में कि मैं जो मानवीयतापूर्ण आचरण करता हूँ, ऐसा मानता हूँ कि मैं मानवीयतापूर्ण आचरण में जी रहा हूँ, ऐसी मेरी अच्छी संस्कृति है, सभ्यता है। इस व्यवस्था की विविधता, अब इसमें संस्कृति, सभ्यता और सामाजिकता में विविधता है, विविधता रहेगी तब तक युद्ध का भय रहेगा ही रहेगा। तो संस्कृति एवं सभ्यता की एकता मात्र मानवीयता में है। मानवीयता जो सार्वभौमिक है, सामाजिकता जो सार्वभौमिक है, तो सार्वभौम जो व्यवस्था है उसे हम एक संस्कृति एवं सभ्यता की एकता कह रहे हैं, यही मानवीयता है। शिष्ट मूल्य सहित स्थापित मूल्य का निर्वाह करना ही मानवीयता का प्रत्यक्ष रूप है। यानी जो शिष्ट मूल्य है वो स्थापित मूल्य के साथ ही निर्वाह करना बनता है, नहीं तो सिर्फ दिखावा होता है। यानी जिसको बोलते हैं कि संबंध में भाव पक्ष की उपेक्षा होता है, जिसको शोषण कहते हैं। तो हम फिर शिष्ट मूल्य के बगैर स्थापित मूल्य का निर्वाह करने की सोचते हैं, या स्थापित मूल्य को अगर मुझ में है और निर्वाह नहीं कर पाते हैं तो इसे हम क्या कहें। तो ये न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं हुआ, इसमें उभय तृप्ति नहीं हुई, या मैं उसमें सुखी नहीं होऊंगा। तो स्थापित मूल्य का निर्वाह शिष्ट मूल्य के साथ ही हमको मानवीयता के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देता है, जिसमें व्यक्तित्व समाया रहता है, जिसमें उपयोगिता व कला मूल्य समर्पित होता ही है, उसी के लिए उत्पादन किया जाता है। हम उत्पादन क्यों करते हैं? ताकि शरीर का पोषण हो, संरक्षण हो, समाज गति में लगे। और ये जो चीज़ें हैं, पोषण, संरक्षण और समाज गति, तो ये उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य शिष्ट मूल्य में समर्पित होता है, और शिष्ट मूल्य जो है स्थापित मूल्य में समर्पित होता है। इस तरह से जो गुरु मूल्य है वो उसमें ये छोटे मूल्य समर्पित होते जाते हैं। तो वस्तु मूल्य है उपयोग, जिसको बोलते हैं उपयोगिता मूल्य, और कला मूल्य शिष्ट मूल्य में समर्पित होता है। शिष्ट मूल्य जो है स्थापित मूल्य में समर्पित होता है, स्थापित मूल्य मानव मूल्य में समर्पित होते हैं, और स्थापित मूल्य मानव मूल्य जो है जीवन मूल्य में समर्पित होता है। इस तरह से हमको ये दिखाई देता है। तो इस तरह से उपयोगिता और कला मूल्य समर्पित होता है, उसी के लिए उत्पादन प्रत्येक मानव, प्रत्येक परिवार द्वारा उत्पादन किया जाता है। 1 मिनट मैं इसमें पानी पी लेता हूँ।
इस तरह से हमने अध्याय 10 में मानव संस्कृति को हमने देखा। इसमें थोड़ा सा मेरे को लगा कि ये मेरे लिए थोड़ा सरल गया है, ऐसा मेरे को लगता है। आगे के लिए दूसरी लाइन को भी देखता हूँ। इसमें मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा। मैं आज एक सत्र ही लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहली बार मैंने लैपटॉप के सामने या अकेले में, यानी आप तो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जितने लोगों का इसमें लाइव चैट जो आ रहा है उससे मेरे को पता चलता है कि बहुत लोगों के सामने मैं हूँ। तो आगे का भी मैं कोशिश करता हूँ। अध्याय 11 अभ्यास दर्शन जो पुस्तक है, मध्यस्थ दर्शन भाग 3, इसमें अध्याय 11 है, जिसमें है कि व्यक्तित्व एवं प्रतिभा का संरक्षण ही अर्थ का संरक्षण है। एक बहुत ही बढ़िया लाइन है, स्लोगन है, कहना चाहिए कि व्यक्तित्व एवं प्रतिभा का संरक्षण ही अर्थ का संरक्षण है। अब एक अर्थ का संरक्षण है, व्यक्तित्व और प्रतिभा का संरक्षण ही अर्थ का संरक्षण है। यानी ये दोनों, या कहना चाहिए तीनों, व्यक्तित्व, प्रतिभा और अर्थ, ये अविभाज्य हैं। जब तक ये एक सूत्रता में, एकात्मता में नहीं होंगे, तब तक इसे हम दुरुपयोग मानेंगे, इसका ह्रास मानेंगे। ऐसा हम देख सकते हैं। जैसे तन मन धन रूपी अर्थ, इस तन मन धन रूपी अर्थ को हम कहाँ लगाते हैं? तो हम शरीर के पोषण के रूप में, आहार के रूप में, सही आहार के रूप में हम उसको लगाते हैं, भोग के लिए नहीं लगाते हैं। तब तो अर्थ का सदुपयोग हुआ। आहार के रूप में, आवश्यकता के रूप में, या आवश्यकता से अधिक उसको उपभोग से बहुभोग, अतिभोग में लगाते हैं तन मन धन रूपी अर्थ को, तो इसका प्रतिभा का, व्यक्तित्व का संरक्षण या अर्थ का संरक्षण नहीं कहेंगे, सदुपयोग नहीं कहेंगे। तो हम सही आहार, सही विहार, सही व्यवहार के लिए जब तन मन धन रूपी अर्थ को जब हम नियोजित करते रहते हैं, अर्पित करते रहते हैं, तो ये व्यक्तित्व का संरक्षण हुआ। इसी तरह से प्रतिभा का संरक्षण, मैं बिना प्रतिभा के तन मन धन रूपी अर्थ को, उसकी सुरक्षा या सदुपयोग नहीं कर पाता हूँ। तो तन मन धन रूपी अर्थ की सदुपयोग या सुरक्षा की जो समझ है, उसे हम प्रतिभा कह रहे हैं। तो इस तरह से व्यक्तित्व एवं प्रतिभा का जब संरक्षण होता है तो अर्थ का संरक्षण हो ही गया। अर्थ का संरक्षण होता है तो अर्थ का संरक्षण होता है व्यक्तित्व का। मेरे पास नोट्स आ गए कि मैं कथन की गति को बढ़ाऊं। एक विदेश के 5 मिनट लिए लीजिए, ऐसा संकेत मिला है। ठीक है, मेरे पहली बार है तो थोड़ा सा उत्साह भी है और थोड़ी क्या बोलना चाहिए, ज्ञान को प्रदर्शित करने का, जिसको मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जल घगरी चल कच जाए, तो मैं स्पीड को थोड़ा सा करता हूँ। फिर अगली बार जब हम आप सामने बात करेंगे तो हो सकता है उसमें कुछ 2 सत्र 3 सत्र लूँ और मैं थोड़ी और प्रखरता आ जाए, सटीकता आ जाए, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा, आगे की गति को बढ़ाता हूँ। तो व्यक्तित्व एवं प्रतिभा का संरक्षण ही अर्थ का संरक्षण है, अध्याय 11 में हमको पता चलता है। यही मानव जीवन का आद्यांत अर्थ है। आदि से अंत तक अगर देखें तो व्यक्तित्व एवं प्रतिभा का संरक्षण ही अर्थ का संरक्षण है, और यही मानव जीवन की उपयोगिता है। व्यक्तित्व प्रतिभा संपन्न विचार ही आचरण, व्यवहार, उत्पादन व्यवस्था में भागीदारी में अभिव्यक्त होता है। जैसा रहे मन, बोलते हैं, वैसा हम व्यक्त होंगे। तो मेरा प्रतिभा और व्यक्तित्व जैसा है वैसा विचार आएंगे, वैसी आचरण होगा, वैसी व्यवहार होगा, वैसी उत्पादन कार्य होगा, वैसी व्यवस्था में भागीदारी होगा। ऐसे मैं प्रतिभा और व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करता हूँ, या सभी करते ही हैं। व्यक्तित्व ही न्यायपूर्ण जीवन है। सरल है। प्रतिभा स्वयं की स्थिति एवं व्यवस्था में विस्तार ही है। अगर देखें प्रतिभा को तो स्वयं की स्थिति को और व्यवस्था में, जो हम प्रतिभा को विस्तार रूप में या गति रूप में देखते हैं तो व्यवस्था में विस्तार के रूप में उसको देख सकते हैं। व्यक्ति का यह आचरण ही अर्थ का सदुपयोग पूर्वक संरक्षण के रूप में स्पष्ट होना ही प्रतिभा का उदय है, जो अनुकरणीय है। व्यक्तित्व और प्रतिभा का संतुलन ही जीवन है।
यहाँ जीवन है बोलने से चैतन्य इकाई नहीं कह रहे हैं। चैतन्य इकाई जो सुखपूर्वक, माने जिसमें सुख शांति संतोष आनंद की परंपरा बने, या समाधान समृद्धि पूर्वक मैं परिवार में समाज में मैं जी सकूं, तो ऐसे व्यक्तित्व और प्रतिभा का संतुलन को यहाँ हम जीने को ही हम सुखपूर्वक जीने को ही जीवन कह रहे हैं। तो व्यक्तित्व और प्रतिभा का संतुलन ही सुखपूर्वक जीना है, जो सतर्कता एवं सजगता है। मानवीयता में ही व्यक्तित्व पूर्ण होता है, तात्रय से अतिरिक्त मानव में से के लिए अभिव्यक्ति नहीं है। हम अगर देखें तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो मानवीयता में पूर्ण होती है, और ये तीन तात्रय की सीमा में ही अभिव्यक्त होता है, मानवीयता में, देव मानवीयता में, या अति मानवीयता में, या दिव्य मानवीयता में। इसलिए भाव जो है मौलिकता है, मौलिकता जो व्यक्त होता है स्वमूल्य तथा मूल्यांकन क्षमता के रूप में, या स्वमूल्य तथा मूल्यांकन क्षमता मौलिकता के भास आभास प्रतीति का वह अनुभूति है। ये जो मौलिकता का भास आभास प्रतीति और अनुभूति है, ये हम देखें तो ये इसको व्यक्त होते देखते हैं तो व्यक्ति की क्षमता योग्यता पात्रता पर है। यही जागृति है, और जागृति जो है वातावरण अध्ययन और स्वसंस्कार से होता है। और ये जो वातावरण अध्ययन और स्वसंस्कार है, जागृति में जो होता है व्यक्त होता है, वो उत्पादन व्यवहार व्यवस्था में भागीदारी, और यही भाव है, और यही भाव मौलिकता है। यह प्रसिद्ध है। मौलिकता यानी वस्तु स्थिति व वस्तुगत सत्य। वस्तु स्थिति व वस्तुगत सत्य यानी मूल्यांकन क्षमता। मूल्यांकन क्षमता का आधार देखें तो आशा विचार इच्छा और संकल्प। आशा विचार इच्छा को देखें तो यही हमारी प्रतिभा, और प्रतिभा में जो व्यक्त होता है वो कुशलता निपुणता पांडित्य के रूप में। और कुशलता निपुणता पांडित्य यानी होता है व्यवहार और उत्पादन, क्योंकि कुशलता निपुणता पांडित्य और व्यवहार और उत्पादन में ही दिखता है। और यही हमारा व्यक्तित्व है। यही व्यक्तित्व को ही हम, व्यक्ति में जो त्व है वही मौलिकता है। मानव की परस्परता में स्थापित मूल्य, मूल्यांकन योग्यता, निर्वाह क्षमता प्लस शिष्ट मूल्य, इस चारों मिला के हम देखें तो ये मानव मूल्य है। यानी चारों जब होता है परस्परता में तो मुझ में स्थापित मूल्य है, मनुष्य मनुष्य के परस्परता में स्थापित मूल्य है, और उसकी मूल्यांकन योग्यता है, और निर्वाह भी क्षमता है, और शिष्ट मूल्य का प्रकटन भी है। ये चारों मिला के न्यायपूर्ण व्यवहार उभय तृप्ति या सुख होता है, जिसे हम मानवीय व्यवहार कह रहे हैं। वस्तु दिशा धन काल, तीनों के संयुक्त रूप को हम वस्तु स्थिति सत्य कहते हैं। रूप गुण स्वभाव धर्म, इसे हम वस्तुगत सत्य कह रहे हैं। यही इकाई की मात्रा है। संपूर्ण प्रकृति वस्तु समूह के रूप में दृष्टव्य है। हम पूरे अगर प्रकृति को देखें तो इकाई समूह को ही प्रकृति कह रहे हैं, और प्रकृति में बहुत सारी वस्तुएं हैं, और वस्तु के एक समूह को ही हम देख पाते हैं। जड़ चैतन्य के रूप में प्रकृति स्पष्ट है, जो दर्शन सुलभ निर्भ्रमता के लिए आवश्यक है तथा आद्यांत अध्ययन है। आद्यांत अध्ययन को मैं ऐसा लेता हूँ कि सभी में हम निर्भ्रमता को पा जाएं, जड़ चैतन्य जो प्रकृति है वो स्पष्ट हो जाए। इसके लिए हमारे पास दर्शन सुलभ है, दर्शन यानी मध्यस्थ दर्शन सुलभ है, जिसके निर्भ्रमता के लिए आवश्यक है, और यही आदि अंत इसी से हम अध्ययन है। सत्ता स्वयं व्यापक एवं चैतन्य प्रकृति में पूर्णता का ज्ञान एवं अनुभूति ही समग्र चैतन्य प्रकृति का अभिष्ट है। आप इसको थोड़ा सा और आप अपने में कल्पना कर सकते हैं, और इसको आप और अध्ययन करके इसको स्पष्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा लाइन को और पढ़ता हूँ आगे। जागृति यानी निर्भ्रमता, जागृति बराबर प्रतिभा धन व्यक्तित्व। प्रतिभा और व्यक्तित्व के संयुक्त रूप को ही हम जागृति कह रहे हैं। इसका संतुलन होना ही जागृति है। व्यक्तित्व में देखें तो आहार विहार व्यवहार व जागृति व व्यवस्था के अर्थ में होना, इन दोनों का संतुलन होना यही जागृति है। यही मानव का सफल जीवन है। यही अभ्यास का प्रधान लक्षण है। मानव के द्वारा स्पष्टता किया जाने वाला मूल्यांकन, दर्शन, सत्तामय ज्ञानानुभूति ही अभ्यास का प्रधान लक्षण है एवं उसकी सफलता है। यही उनकी क्षमता योग्यता पात्रता पर, यही वातावरण एवं अध्ययन पर, यही संस्कृति एवं सभ्यता पर,
यही व्यवस्था पर, यही विधि व्यवस्था नीति पर, यही प्रबुद्धता व प्रभुसत्ता पर, यही विवेक व विज्ञान के संतुलन पर, यही निपुणता कुशलता पांडित्य पर, यही दर्शन ज्ञान विवेक विज्ञान पर आधारित होना पाया जाता है। पदार्थ व प्राणावस्था का मूल्यांकन हम जब करने जाते हैं तो इसका आधार होता है उत्पादन। उत्पादन यानी उपयोगिता और उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य के आधार पर हम पदार्थ अवस्था और प्राणावस्था का हम मूल्यांकन करते हैं। जीवावस्था का मूल्यांकन हमारे लिए कितना उपयोगी है, पूरक है, इसके आधार पर हम जीवावस्था का मूल्यांकन करते हैं। लेकिन ज्ञानावस्था का मूल्यांकन सह अस्तित्व में सतर्कता सजगता सहित समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व के रूप में और मानवत्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में हम मूल्यांकन करते हैं। भौतिक समृद्धि, बौद्धिक समाधान, प्रतिभा एवं व्यक्तित्व की उपलब्धि है। प्रतिभा एवं व्यक्तित्व की उपलब्धि के रूप में अगर देखें तो हम परिवार में समाधान समृद्धि पूर्वक जीते हुए दिखेंगे। माने प्रतिभा एवं व्यक्तित्व की उपलब्धि को देखें तो भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान के रूप में इसकी उपलब्धि, जिस प्राप्ति के अंतर जो निरंतरता उसकी बनी रहती है, उसको अगर हम देखें तो प्रतिभा एवं व्यक्तित्व में हम भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान को पाते हैं। ये जो है 10 सोपानी व्यवस्था में सामाजिकता का प्रत्यक्ष रूप है, जो सफलता है, इसकी नित्य संभावना है। यही मानव की चिर अभिलाषा है। यह मानवीयता पूर्वक ही सफल होना प्रत्यक्ष है। संवेदनशीलता एवं संज्ञानशीलता की अभिव्यक्ति चैतन्य क्रिया में है। वह ज्ञानावस्था में विशेष रूप में पाया जाता है। यह आशा विचार इच्छा संकल्प एवं अनुभूति के प्रमाण है, जो क्रम से सुख शांति संतोष आनंद व परमानंद की तृषा और तृप्ति है। इसका प्रत्यक्ष रूप ही भौतिक समृद्धि एवं बौद्धिक समाधान है। चैतन्य क्रिया ही ज्ञानावस्था का प्रधान लक्षण है। उसी में से के लिए संपूर्ण कार्यक्रम है। आशा आदि पांचों क्रियाओं के अभाव में कोई कार्यक्रम सिद्धि का प्रमाण नहीं है। आगे लाइन में, सम्यकता के प्रति जिज्ञासा ही संचेतना है। पूर्णता के प्रति जिज्ञासा ही संचेतना है। पूर्णता के प्रति अगर जिज्ञासा नहीं है तो हम उसे संचेतना नहीं कहेंगे, उसे हम एक प्रकार से संवेदना ही कह सकते हैं। सिर्फ संवेदना तक होगी। पूर्णता त्रय यानी गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता के रूप में दृष्टव्य है। अनुभूति ही पूर्णता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुभव समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व सुख शांति संतोष आनंद, या ऐसा बोल सकते हैं कि व्यवसाय में स्वावलंबन, व्यवहार में सामाजिकता और विचारों में समाधान, और अनुभव में हम जब सुख शांति को पा लेते हैं, अनुभूति तक पहुंच जाते हैं, तो इसको हम पूर्ण अनुभूति ही पूर्णता को प्रमाण है, पूर्णता का प्रमाण है। इसी क्रम में सम्यक अनुभूति, सम्यक संकल्प, सम्यक चिंतन, सम्यक विचार, सम्यक आशा के योग फल में ही प्रयोग एवं व्यवहार प्रमाण भी है कि अनुभूति अनुभव के अनुकूल, अनुभव के आधार पर संकल्प, चिंतन, विचार और आशा होना, ये तीनों होने से प्रयोग एवं व्यवहार का प्रमाण है। यही प्रमाण त्रय है। अनुभव प्रमाण, प्रयोग प्रमाण, व्यवहार प्रमाण। यही जीवन के कार्यक्रम को स्पष्ट करता है, जिससे बौद्धिक समाधान, भौतिक समृद्धि प्रकट होती है। यही मानव की चिर इच्छा है। प्राप्त के प्रति तीव्र इच्छा ही इच्छा है। जो सुदूर विगत से, बहुत समय से, जब से मानव जाति इस धरती पर उत्पन्न हुआ है, अवतरित हुआ है, तब से मानव की ये इच्छा है। इच्छा यानी इस ऐसा के प्रति पिपासा है। ऐसा त्रय में से के लिए एक सूत्रता प्रतिस्थापित करने योग्य चिंतन प्रक्रिया ही इच्छा है। यही चिंतन क्षमता की विशालता को स्पष्ट करती है। चिंतनशीलता जीवन सहज कंपनात्मक गति की शालीनता है। कंपनात्मक गति स्पंदनशीलता का परिचय ही है चिंतनशीलता। कंपनात्मक गति स्पंदनशीलता का परिचय ही है चिंतनशीलता। स्पष्टता हेतु की गई धावन क्रिया ही स्पंदन है। यहाँ मैं धावन क्रिया को गति के रूप में, या धावन यानी दौड़ना यानी उन्नति की ओर गति करना, ऐसा मैं ले पाता हूँ। तो स्पष्टता
हेतु की गई धावन क्रिया ही स्पंदन है। स्वयं तथा वातावरण में से के लिए ही धावन क्रिया प्रसिद्ध है। स्वयं तथा वातावरण से अधिक स्पष्टता, अवकाश, अवसर, आवश्यकता प्रमाणित नहीं है। स्पष्ट होना ही निर्भ्रमता है। स्पष्ट होना ही भ्रांत है और स्पष्ट न होना ही भ्रांति है। मानव में भ्रांति ही पीड़ा है, यही अजागृति है तथा पीड़ा से मुक्ति के लिए उत्प्रेरणा है, क्योंकि प्रत्येक मानव पीड़ा से मुक्ति, अजागृति से जागृति के लिए प्रयासशील है, जो प्रसिद्ध है। स्वयं की स्पष्टता चैतन्य क्रिया के रूप में है। वातावरण प्राकृतिक एवं वैयक्तिक भेद से गण्य है। वैयक्तिक वातावरण की स्पष्टता को देखें तो अर्थ का उपार्जन, अर्थ का सदुपयोग, अर्थ की सुरक्षा, सामाजिक मूल्यों का शिष्ट मूल्यों सहित निर्वाह, शिक्षा, प्रचार, प्रसार, प्रदर्शन, प्रकाशन एवं व्यवस्था के रूप में दृष्टव्य है। वैयक्तिक वातावरण को हम इस तरह से देख सकते हैं, यही अखंड समाज की पुष्टि है। विवेचनापूर्ण आचरण ही विचार है। विवेचनाएं तात्रय की सीमा में मानव के संदर्भ में होती है। विवेचनात्मक जो आचरण है वही विचार है। विवेचना यानी अनेक दिशा, अनेक कोण से परीक्षण पूर्वक समाधानकारी सूत्र सहित लक्ष्य को पहचानना। यहाँ मैं एक परिभाषा लिखा हूँ विवेचनापूर्ण या विवेचना का। तो विश्लेषण ही त्रात्रय की सीमा में मानव के संदर्भ में होती है। मानवीयता, देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता की सीमा में ही हम विश्लेषण करते हैं। कैसे, कब, हाँ या ना के रूप में विश्लेषण होता है। इसी श्रृंखला में जीवन का अमृत, शरीर का नश्वरत्व एवं व्यवहार का नियम संबंधी ज्ञान एवं तत्व मीमांसा है। फलतः व्यवहारिक नियम त्रय यथा प्राकृतिक, सामाजिक व बौद्धिक रूप में सिद्ध हुआ है। संपूर्ण विवेचनाएं परस्परता के निर्वाह में से के लिए है, क्योंकि सत्ता में प्रकृति का वियोग नहीं है, अस्तु प्रकृति में परस्परता का अभाव नहीं है। परस्परता का अभाव प्रमाण सिद्ध नहीं है। निर्भ्रमता ही जीवन में स्थिरता, जीवन के कार्यक्रम में दृढ़ता, स्वयं में पूर्णता, समाज में अखंडता है। इसके लिए ही मानव ने अनवरत प्रयास किया है। मानव जीवन का कार्यक्रम केवल समाधानात्मक भौतिकवादी, व्यवहारात्मक जनवादी, अनुभवात्मक अध्यात्मिक क्रम, नियम, नीति, सिद्धांत संबद्ध है। समाधानात्मक भौतिकवादी कार्यक्रम की चरितार्थता आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में प्रस्तावित है, जिसके लिए मानव में शिक्षा एवं शैक्षणिक क्षमता, निपुणता एवं कुशलता के रूप में है। यही उत्पादन क्षमता है। यही क्षमता उपयोगिता एवं कला मूल्य को प्राकृतिक ऐश्वर्य पर प्रतिस्थापित करती है। व्यवहारात्मक जनवादी जीवन का मूल तत्व जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य है। यह शिष्टता मानवीयता पूर्वक संयत सिद्ध हुई है। शिष्ट मूल्य में उत्पादन मूल्य समर्पित होने के लिए बाध्य है, क्योंकि शिष्ट मूल्य के अभाव में उत्पादित वस्तु मूल्य का संयमन एवं सदुपयोग सिद्ध नहीं होता है। हम करते ही हैं, उत्पादन मूल्य को शिष्ट मूल्य में समर्पित करते ही हैं। शिष्ट मूल्य में जब समर्पित करते हैं तभी हम वस्तु मूल्य का सदुपयोग कर रहे हैं, ऐसा सिद्ध होता है। अस्तु उत्पादित वस्तु मूल्य शिष्ट मूल्य में, शिष्ट मूल्य स्थापित मूल्य में, स्थापित मूल्य मानव मूल्य में, मानव मूल्य जीवन मूल्य में संयोजित विधि से प्रमाणित होता है। इस लाइन को मैं पहले भी बोला हूँ। शिष्ट मूल्य के संयोग में ही उत्पादित वस्तु मूल्य का सदुपयोग सिद्ध हुआ है। उत्पादित वस्तु मूल्य का सदुपयोग शिष्ट मूल्यों के साथ ही है। शिष्ट मूल्य के संयोग में ही उत्पादित जो वस्तु मूल्य है उसका सदुपयोग सिद्ध है। हम एक दूसरे से जब मिलते हैं तो अपने स्थापित मूल्य संबंध में जब संबंध का निर्वाह करते हैं तो स्थापित मूल्य के साथ शिष्ट मूल्य का निर्वाह होता ही है, साथ ही वस्तु मूल्य को भी हम समर्पित करते ही हैं। इसी से उसकी सदुपयोगिता सिद्ध होती है। सामाजिक मूल्य में से के लिए ही शिष्ट मूल्य की गरिमा महिमा गण्य है। सामाजिक मूल्य के अभाव में शिष्ट मूल्य की व्यवहारिक मीमांसा सिद्ध नहीं हुई है, अपितु स्थापित मूल्यों के अनुगमनशीलता में ही शिष्ट मूल्यों की मूल्यवत्ता एवं महत्ता स्पष्ट हुई है। अस्तु स्थापित मूल्य में शिष्ट मूल्य का समर्पित होना अवश्यंभावी है। स्थापित मूल्य का निर्वाह मानव मानवीयता पूर्वक करता है। स्थापित मूल्य का निर्वाह मानव मानवीयता पूर्वक करता है। यही मानव का व्यक्तित्व एवं प्रतिभा का संतुलन है।
यही उसका आचरण है। इसके सहकारी परिवार, प्रोत्साहन योग्य समाज, संरक्षण संवर्धन योग्य व्यवस्था अर्थात विधि व्यवस्था, शिक्षा, संतुलन एवं अनुकूल परिस्थिति निर्माण करने योग्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ही वाद त्रय का चरितार्थ रूप है। वाद त्रय में अपन देखे हैं कि व्यवहारात्मक जनवाद, अनुभवात्मक अध्यात्मवाद और तीसरा ये जो समाधानात्मक भौतिकवाद, इसको हम देखते हैं। समाधानात्मक भौतिकवादी सिद्धांतों के आधार पर ही कृषि एवं औद्योगिक कार्यों में अधिकाधिक व्यक्तियों की भागीदारी, उत्पादनों की विपुलता, चरितार्थता व प्रत्यक्ष होती है। समाधानात्मक भौतिकवादी सिद्धांत के आधार पर ही हम कृषि और औद्योगिक कार्यों में अधिकाधिक व्यक्ति की भागीदारी होती है और इसमें उत्पादनों की उपयुक्तता, इसका चरितार्थता या सार्थकता प्रत्यक्ष होती है। भोगवादी भौतिकवादी व्यापार मूलक व्यवस्था आद्यंत असफल सिद्ध होती है, क्योंकि उपयोग एवं सदुपयोग की संयमता एवं नियंत्रण मानवीयता पूर्वक नियम त्रय पद्धति से ही सफल होती है। स्पष्ट है ये सारा। माने एक चीज देखें तो हमारा जो समाधानात्मक जो भौतिकवादी जो वस्तुएं हैं, माने ये जो भौतिक रासायनिक वस्तुएं हैं, ये समाधान के अर्थ में हमको समझ में आने से हम उसको हम उत्पादन में लगते हैं और अधिकाधिक उत्पादन या उत्पादन की विपुलता में हम हर एक व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्ति लगे रहते हैं, जो मानवीयतापूर्वक नियम तय पद्धति से सफल होती है, यह स्पष्ट है। व्यक्तित्व उत्पादन क्षमता संपन्न करने का दायित्व, व्यक्तित्व और उत्पादन क्षमता को संपन्न करने का दायित्व शिक्षा, व्यवस्था एवं नीति पर आधारित पाया जाता है। यही व्यवस्था का प्रत्यक्ष स्रोत है। प्रचार, प्रकाशन, प्रदर्शन पूर्वक उसे प्रोत्साहित करने का दायित्व विद्वता, कला, कविता संपन्न समाज का है। इसको प्रोत्साहित करने का जो दायित्व है, विद्वत जन है, कलाकार हैं, कविता संपन्न समाज है, जिनसे ही सामान्य जनजाति प्रेरणा पाती है, जो तथ्य है। परस्पर राष्ट्रों में संतुलन, सामंजस्य एवं सूत्रता को पाने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को मानवीयतापूर्वक नियम तय का पालन करने के लिए उन्मुख होना ही होगा, जिसके लिए हम आप या पूरे मानव जाति लगभग उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। सार्वभौमिकता ही सभी राष्ट्रों के अनुमोदन के लिए आधार रहेगा। सामाजिक सार्वभौमिकता अर्थात अखंडता ही सभी राष्ट्रों का मूल आशय है। उसकी स्पष्ट सफलता न होने के कारण मात्र वर्गीयता है। वर्गीयता का प्रोत्साहन एवं संरक्षण है। अभी हमारे समाज में, राष्ट्र में जो देखें तो वर्गीयता को प्रोत्साहन और संरक्षण मिला है, जिसके कारण सार्वभौमिकता और अखंड राष्ट्र का निर्माण अभी नहीं हुआ है। यानी अखंड समाज और सार्वभौमता की परंपरा नहीं बनी है। यह सभी वर्गीयताएं मानवीयता में ही विलीन होती है, न कि अमानवीयता में। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मानवीयतापूर्ण जीवन परंपरा ही एकमात्र शरण है। मानवीयतापूर्ण जीवन परंपरा ही एकमात्र शरण है, हम सभी जानते हैं। इसी का 10 पानी व्यवस्था में निर्वाह करना ही एक सूत्रता, अखंडता एवं समाधान सार्वभौमता है। बहुत ही सरल और छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी लाइन में बाबा जी ने बार बार उसको यहाँ लिखे हैं, ऐसा लगता है मुझे। प्रत्येक संतान को उत्पादन एवं व्यवहार व व्यवस्था में भागीदारी करने योग्य बनाने का दायित्व अभिभावकों में भी अनिवार्य रूप में रहता है। ये प्रवृत्ति रहती ही, ऐसा संस्कार हमें रहता ही है कि प्रत्येक संतान को उत्पादन एवं व्यवहार व्यवस्था में भागीदारी बनाने योग्य बनाने का दायित्व हम निभाते ही रहते हैं, चाहे समझे रहें चाहे नहीं समझे रहें, जाने में अनजाने में या अभिभावकों में अनिवार्य रूप में रहता ही है। क्योंकि प्रथम शिक्षा माता पिता से और द्वितीय परिवार से, तृतीय परिवार के संपर्क सीमा से, चतुर्थ शिक्षण संस्थान से, पंचम वातावरण से अर्थात प्रधानता प्रचार प्रकाशन प्रदर्शन से, तथा प्राकृतिक प्रेरणा से अर्थात भौगोलिक एवं शीत उष्ण वर्षामान से प्राप्त होती है। हम अपने आसपास में अगर देखें तो या हम पालक, अपने को पालक के रूप में देखें तो ये पता चलता ही है कि हम अपने संतान को सही मार्गदर्शन, सही दिशा या
उसको बोलना चाहिए कैसे वो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के साथ सुखपूर्वक कैसे जी सकता है। इसके लिए हम उसे योग्य बनाने के दायित्व अपना निभाते रहते हैं। और जैसा कि वातावरण से भी उसको कुछ सूचना मिलती है, परिवार से भी कुछ मदद होता है, इस तरह से भौगोलिक क्षेत्र भी कुछ उसमें प्रेरणा या मदद होता है। इस तरह से प्रत्येक संतान को उत्पादन एवं व्यवहार और व्यवस्था में भागीदारी करने योग्य बनाने का दायित्व पूरे समाज को रहता है या समाज द्वारा प्रेरित होता है। प्राकृतिक नियमानुसार ही कृषि एवं उद्योग की सफलताएं नियंत्रित होना पाई जाती है, जिनकी निरंतरता अनादिकाल से अपेक्षित है। इस भूमि पर वर्षा, शीत, उष्णमान के संतुलन के लिए समुचित वन क्षेत्र के अतिरिक्त भूमि के क्षेत्रफल पर कृषि कार्य को संपन्न करने का अधिकार मानव को है। प्रत्येक भूमि में खनिज द्रव्य की ससीमितता है, क्योंकि भूमि स्वयं सीमित है। जिन खनिजों की क्रमिक उत्पत्ति है, उन पर आधारित उद्योगों को विकसित एवं समृद्ध बनाना सर्वशुभ होगा, मंगल होगा। इसी आधार पर विस्तारित कृषि एवं उद्योग पूर्णतः सफल एवं उसकी भी अक्षुण्णता सिद्ध होती है। यानी अभी जो हम प्राकृतिक रूप से जो उत्पादन कार्य को करते हैं, जो कि नियम, प्रकृति के नियम से चलते हैं, प्राकृतिक नियम का पालन करते हैं, तभी कृषि एवं उद्योग की सफलता है। तो उसकी असफलता होगी या अव्यवस्था फैलेगी। प्राकृतिक ऐश्वर्य का मूल्य बराबर देखें शून्य, क्योंकि प्राकृतिक ऐश्वर्य के निर्माण में मानव का श्रम नियोजन सिद्ध नहीं हुआ। शून्य का मतलब यहाँ पे मानव का इसमें श्रम नियोजन नहीं है। ये प्राकृतिक जो ऐश्वर्य है वो अपने आप प्रकृति में या प्रकृति से हमको मिला हुआ है, इसलिए इसको हम प्राकृतिक ऐश्वर्य का मूल्य को हम शून्य कह रहे हैं, क्योंकि हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है, कोई श्रम नियोजन नहीं है। प्रत्येक पीढ़ी अग्रिम पीढ़ी को जिन साधनों को प्रदान करती है, वह उसकी अक्षुण्णता चाहती है, न कि विनाश। हम इसको भी देख सकते हैं, ये भी बहुत सरल और जो कि सामान्य बात है कि प्रत्येक पीढ़ी अग्रिम पीढ़ी को जिन साधनों को प्रदान करती है, वह उसकी अक्षुण्णता चाहती है, न कि विनाश। यह सार्वभौम रूप में पाई जाने वाली मनोवैज्ञानिक अपेक्षा है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक मानव, समाज प्रत्येक समाज, वर्ग प्रत्येक वर्ग, राष्ट्र प्रत्येक राष्ट्र अथक प्रयास से जितने भी साधनों का निर्माण करते हैं, उनमें स्वयं के उपयोग से अतिरिक्त अग्रिम पीढ़ी के लिए सुगम सन्निवेश यानी साधन संपन्न भविष्य निर्माण करने का मंगलमय आशय एवं संकल्प समाया हुआ है। मंगलमय आशय एवं संकल्प समाया हुआ है। वर्तमान में भ्रमित होने के कारण हम सुविधा संग्रह या भोग, अतिभोग, बहुभोग में हम उसको उस चीज़ों को हम इकट्ठा किए रहते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वो जो अग्रिम पीढ़ी को जिन साधनों को प्रदान करना है कि अग्रिम पीढ़ी कैसे सुखपूर्वक जी सके, समाधान समृद्धिपूर्वक कैसे जी सके, इस भाव से हम देखते हैं। तो सार्वभौम रूप में यह मनोवैज्ञानिक अपेक्षा रहती है प्रत्येक मानव में। प्रत्येक मानव और प्रत्येक वर्ग, समाज ये अथक प्रयास करते ही हैं कि हमारा जो साधन है हमारी भावी पीढ़ी के लिए कैसे यानी सुरक्षित रहे, कैसे उनके लिए सर्वसुलभ रहे, कैसे उनके लिए विपुल रहे, ताकि उनको कोई कष्ट ना हो, है ना। इस प्रयास में हम लगे ही रहते हैं। साथ यह भी स्पष्ट है कि जो जिन साधनों को बिना किसी श्रम नियोजन कर तलगत किए हैं, वे उनके उत्पादक नहीं थे या नहीं है। उसी साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि सभी साधन जो बिना श्रम नियोजन के उपलब्ध हुए हैं, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है। यह विधि सम्मत संपत्ति नहीं है, माने पर व्यक्तिगत तो संपत्ति नहीं है, व्यवस्था ही विधि है। यह विकास एवं जागृति का क्रम है। विकास क्रम में अपव्यय नहीं है, विकास क्रम में कोई अपव्यय नहीं है, यानी उसमें विनाश के लिए कोई व्यय नहीं होता है, विरोध के लिए कोई व्यय नहीं होता है, व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए कोई विरोध नहीं होता है। विकास क्रम में अपव्यय की कोई बात ही नहीं है। अपव्यय के अभाव में साधनों के संपत्तिकरण की उपयोगिता एवं आवश्यकता सिद्ध नहीं होती। अगली लाइन ये भी है कि अपव्यय के अभाव में जो हमारा जो साधन है और साधनों के संपत्तिकरण, संग्रहीकरण जो करके रखते हैं,
उसकी उपयोगिता और आवश्यकता सिद्ध नहीं है, क्योंकि वो व्यवस्था सम्मत नहीं है। तात्पर्य साधनों के संपत्तिकरण की आवश्यकता तभी दृष्टव्य है जब मानव उत्पादन से अधिक उपभोग करने के लिए तत्पर हो। तो ये संवेदनशीलतावश, संग्रहवादी प्रवृत्तिवश हम साधनों के संपत्तिकरण को करते हैं और उत्पादन से अधिक, जितना उत्पादन है उससे अधिक भोग, उपभोग, बहुभोग, अतिभोग में लगे रहते हैं। इसके लिए संपत्तिकरण की आवश्यकता है, नहीं तो संपत्तिकरण की आवश्यकता नहीं है। अपव्ययता के लिए अत्याशा का होना, अत्याशा के लिए हीनता, दीनता, क्रूरता का होना देखा जाता है। अपव्ययता अगर हम करते हैं, अपव्यय करते हैं, तो इसके लिए अत्याशा का होना पाया जाता है और अत्याशा के लिए हीनता, दीनता, क्रूरता का होना देखा जाता है। आगे लाइन में देखें, साधन व स्थान के संपत्तिकरण के अभाव में उसका वितरण व्यवस्था प्राथमिकता सुलभ हो जाएगा, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के लिए साधन व स्थान का अभाव नहीं रहेगा। अभी हम देखते हैं कि व्यक्ति के लिए साधन और स्थान का अभाव दिखता है। क्या दिखता है कि साधन और स्थान के संपत्तिकरण में लोग लगे हैं, तो उसका वितरण व्यवस्था प्राथमिकता सुलभ नहीं हो पा रहा है, जिससे हम अभी देख पा रहे हैं साधन व स्थान का अभाव दिखता है। अपव्यय से रहित जीवन में अधिक स्थान, अधिक साधन स्वयं में पीड़ादायक सिद्ध है। अपव्यय अगर उसका नहीं करते हैं, भोग, उपभोग, बहुभोग, अतिभोग में नहीं लगते हैं, तो ये जो अपव्यय नहीं कर पाते हैं, तो अधिक स्थान और अधिक साधन अगर हमारे पास है तो पीड़ादायक ही सिद्ध है। अधिक साधन, अधिक स्थान को संग्रह करने के मूल में भय की पीड़ा एवं अपव्यय के आग्रह का अनिवार्य रूप में रहना पाया जाता है। बहुत ही सरल और अभी जन सामान्य में हम देखे ही रहे हैं, अपने आसपास अपने में देखे ही पाते हैं कि अभी जो हमारा संपत्तिकरण की जो प्रवृत्ति है वो कहीं न कहीं अपव्यय के आग्रह के साथ ही है। श्रम नियोजन, श्रम विनिमय पद्धति से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सेवा वस्तु को दूसरी सेवा वस्तु में परिवर्तित करने की सुगमता होती है, जिसमें शोषण, वंचना, प्रवंचना एवं स्तेय की संभावनाएं समाप्त होती हैं, जो अपराध परंपरा का बृहद भाग है। ये संभावनाएं जागृति पूर्वक मानवकृत वातावरण, प्रधानता व्यवस्था पद्धति एवं शिक्षा से ही निर्मित होती है। तो श्रम विनिमय पद्धति से हम अपनी सेवा को, वस्तु को, जैसे आज पहले प्रतीक मुद्रा या मुद्रा के अभाव में या ग्रामीण क्षेत्र में, गाँव में ऐसा होता ही था कि एक दूसरे को हम मदद करते थे उस रूप में, विनिमय के रूप में, श्रम नियोजन के रूप में, कि हम एक साथ किसी के खेत में काम करने चल दिए, 2-3 परिवार मिलके, वो 2-3 परिवार मेरे खेत में आके काम कर दिए, या फिर मेरे पास दूध होता है, उनके पास सब्जी होता है, तो सब्जी लेके आ गए, दूध लेके चल दिए। इस तरह से विनिमय पद्धति श्रम नियोजन पूर्वक, श्रम नियोजन के आधार पर विनिमय पद्धति है। लेकिन उस समय भी जागृति के नहीं होने के कारण, अजागृत होने के कारण हम शोषण में ही लगे रहते थे, शोषण ही भाव रहता था। ये संभावनाएं जागृति पूर्वक मानवकृत वातावरण, प्रधानता व्यवस्था पद्धति एवं शिक्षा से ही निर्मित होती है। यानी जो एक अपनी सेवा वस्तु को दूसरी सेवा वस्तु में परिवर्तित करने की जो सुगमता होगी, वो जागृति पूर्वक मानवकृत वातावरण से ही यह निर्मित होगी, यानी जो मानवीय शिक्षा का मानवीकरण से या व्यवस्था पद्धति से ही निर्मित होगी। उत्पादक या उत्पादन के लिए सहायक कोटि में ही प्रत्येक मानव गण्य है। या तो उत्पादक है या उत्पादन के लिए किसी न किसी के सहायक के रूप में प्रत्येक मानव गण्य है। नहीं तो अगर उत्पादक या उत्पादन के लिए सहायक कोटि में ही प्रत्येक मानव गण्य है, उत्पादन क्षमताएं सामान्य, विशेष एवं विशिष्ट प्रभेद से गण्य है। उत्पादन क्षमता भी कोई सामान्य उत्पादन क्षमता में है, कोई विशेष है, कोई विशिष्ट में है। इस तरह से 3 प्रकार से हम उत्पादन क्षमताओं को भी देख सकते हैं। उत्पादन के आधारभूत तथ्य शिक्षा, साधन, विनिमय एवं संरक्षण है। अगर उत्पादन के आधारभूत तथ्यों को देखें तो एक तो शिक्षा है, दूसरा साधन है, और जो उत्पादन है उसका विनिमय, और उस उत्पादन का संरक्षण है। यही व्यवस्था का स्पष्ट रूप है। उत्पादन की गति को द्रुतगामी बनाने के लिए
तारतम्यतापूर्ण सुदृढ़ व्यवस्था की अनिवार्यता निरंतर है, जिससे आवश्यकता से अधिक उत्पादन स्वभाव हो जाता है। फलतः अरक्षा एवं दुरुपयोग का दूर हो जाना पाया जाता है। आगे की लाइन में पढ़ देता हूँ। ये सभी लाइनें लगभग एक ही बात को दोबारा और स्पष्ट करने के लिए बाबा जी लिखे हैं, ऐसा मेरे को लगता है। अर्थ की सुरक्षा एवं सदुपयोग ही समाधान है। ये भी स्पष्ट है कि अर्थ की सुरक्षा एवं सदुपयोग ही समाधान है। यही समाधानात्मक भौतिकवाद का प्रत्यक्ष रूप है। सदुपयोग एवं सुरक्षा अनन्यशील है। नियम समाधान में से के लिए है। न्याय अनुभव और व्यवहार में से के लिए है, जो प्रसिद्ध है। न्याय अनुभव और व्यवहार में, व्यवहार से व्यवहार के लिए प्रसिद्ध है। यही व्यवहारात्मक जनमत को स्पष्ट करता है। न्याय पाने की साम्य कामना ही व्यवहारात्मक जनमत का आधार है। व्यवहारात्मक जनमत में अगर उसका आधार देखें तो मानव की परस्परता में व्यवहार, न्यायपूर्ण व्यवहार, यही साम्य कामना के रूप में है। मानवीयता पूर्वक नियम त्रय का पालन होता है, यही न्याय है, जिसका प्रत्यक्ष रूप संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति एवं आवश्यकता से अधिक उत्पादन और अर्थ का सदुपयोग एवं सुरक्षा है। यही जन आकांक्षा है। जन आकांक्षा के अनुरूप व्यवहार, व्यवस्था, प्रक्रिया ही जनवादी तंत्र का उद्देश्य है। तदनुरूप व्यवस्था व शिक्षा का सर्वसुलभ होना ही व्यवहार है। जनवादी तंत्र से जनवादी व्यवस्था एवं शिक्षा, जनवादी व्यवस्था शिक्षा से जनजाति में व्यवहार, जनजाति में व्यवहारानुरूप जन आकांक्षा का निर्माण होना ही जनवादी तंत्र की सफलता है। जागृत मानव परंपरा में जन आकांक्षाएं सार्थक होना पाया जाता है। ठीक है। व्यवस्था, व्यवस्थापक, व्यवस्थापित की परस्परता में शिक्षा, शिक्षार्थी, शिक्षक की परस्परता में समन्वयता का, तारतम्यता, सामंजस्यता, एक सूत्रता और अनन्यता को पा लेना ही सौजन्यता का प्रत्यक्ष रूप है। यही न्यायपूर्ण जीवन है। सामाजिकता का निर्वाह करने में सौजन्यता एक प्रधान शिष्ट मूल्य है। शिष्ट मूल्य ही व्यवस्था मूल्य को आत्मसात कर लेता है। जो उत्पादित वस्तु मूल्य की सदुपयोगिता है, यह प्रमाण सिद्ध है। आगे लाइन, अशिष्टता में उत्पादित वस्तु मूल्य का नियंत्रित व समाविष्ट होना संभव नहीं है, क्योंकि अशिष्टता कोई मूल्य नहीं है। वह केवल अजागृति, अज्ञान, असमर्थता का ही द्योतक है। गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार मूल्यविहीन अशिष्टता में उत्पादित वस्तु मूल्य का समाविष्ट होना संभव नहीं है। शिष्टता विहीन समाज, शिष्ट मूल्यों का निर्वाह विहीन समाज, सामाजिकता, शिक्षा एवं व्यवस्था भी जनवादी नहीं है। जनवादी चिंतन का आधार ही शिष्टता है। जनवादी चिंतन के आधार से ही शिष्ट मूल्यों का निर्वाह होते रहता है। यहाँ तक मैंने पठन किया। आगे अध्याय 12 उसका पठन करते हैं। न्याय पाना, सही कार्य व्यवहार करना एवं सत्य संपन्नता ही साम्यता जन आकांक्षा है। जन आकांक्षा को देखें, जन अपेक्षा को देखें तो साम्यता रूप में न्याय पाना सभी मानव चाहते ही हैं, सही कार्य व्यवहार करना चाहते हैं और सत्य से संपन्नता सभी चाहते ही हैं। यही साम्यता है जन आकांक्षा। संपन्नता ही साम्यता जन आकांक्षा है। तो न्याय पाना, सही कार्य व्यवहार करना एवं सत्य संपन्नता ही साम्यता जन आकांक्षा है। जब तक न्याय के संदर्भ में जन मन मतभेद है, तब तक व्यवहारात्मक जनवाद नहीं है। तब तक हम उसको व्यवहारात्मक जनवाद नहीं कहेंगे। व्यवहारिकता के विपरीत में अव्यवहारिकता ही द्रष्टव्य है। यही विषमता, मतभेद, द्रोह, विद्रोह, आतंक, भय, संचय, वर्ग संघर्ष एवं युद्ध है। युद्ध के लिए तत्परता है। ये सब मानव के समाधान एवं समृद्धि के अवरोधक तत्व हैं। अन्याय एवं गलती के बिना समस्या एवं असमृद्धि का प्रसव नहीं है। इस प्रकार से मानव ही प्रतिभा एवं व्यक्तित्व के असंतुलनवश गलती एवं अन्याय में प्रवृत्त होता है। फलतः मंगल कामना रहते हुए भी अमंगलकारी कर्म करता है। तो
जैसी समझ है उस समझ के अनुरूप जीना नहीं होता, या जैसा जी रहे हैं वैसा समझ नहीं होती। इस दोनों में प्रतिभा और व्यक्तित्व के असंतुलन वशी गलती एवं अन्याय होते रहता है। लेकिन मानव में मंगल कामना के रूप में, शुभ कामना के रूप में, सही करने के रूप में एक कामना तो रहती ही है प्रत्येक मानव में। यह सब कामना रहते हुए भी अज्ञानतावश अपनी कल्पनाशीलता या कल्पनाशीलता के कारण अमंगलकारी कर्म करता ही रहता है। अमंगलकारी कर्म व्यवहार, विचार, परंपरा, सामाजिकता के लिए सहायक सिद्ध नहीं है, हुई है, न होगी। यही सत्यता मानव को मंगलदायी कर्म, व्यवहार, विचार में अनुगमन एवं अनुसंधान करने की प्रेरणा है। अभी तक जो हम अमंगलकारी कर्म, व्यवहार, विचार, असामाजिकता को फैला रहे हैं, इससे जो पीड़ा होती है, इसी से हमें फिर यही सत्यता मानव को मंगलदायी कर्म, व्यवहार, विचार में अनुगमन एवं अनुसंधान करने के लिए प्रेरणा भी देती है। यही अभ्युदयशीलता के लिए उदय, मंगलमयता के लिए मार्ग, मांगलिकता पूर्ण जीवन यात्रा एवं सुपरंपरा की घटना है। आगे लाइन में है, न्याय और समाधान सार्वभौम सत्य है। स्पष्ट है, न्याय और समाधान सार्वभौम सत्य है, किसी भी देश काल से बंधा नहीं है। सभी जगह न्याय और समाधान एक जैसा है, एक जैसा ही रहेगा। इसलिए मानव द्वारा किया गया संपूर्ण विचार एवं प्रयास तर्क संगत या सतर्कतापूर्ण होने के लिए ही प्रत्येक मानव का समाधान एवं समृद्धि में से के लिए विचार, कर्म एवं व्यवहार करना प्रसिद्ध है। तर्क की सीमा में प्रतितर्क ही है। मूल वस्तु के अज्ञात व अस्पष्ट रहते हुए उसके तात्पर्य या फलवत्ता के संदर्भ में की गई प्रश्नोत्तर प्रक्रिया ही वाद विवाद, वाद प्रतिवादी एवं तर्क प्रतितर्क है। मूल वस्तु को हम नहीं समझे रहते हैं, हमें अज्ञात रहता है, अस्पष्ट रहता है, उसके फल परिणाम, उसके अर्थ को नहीं समझे रहते हैं, और उसके बावजूद हम प्रश्नोत्तर प्रक्रिया करते हैं जो कि हमको पता ही नहीं है। इससे वाद विवाद और तर्क प्रतितर्क है, जो समस्या की परंपरा है। तर्क समाधान नहीं है। समाधान एवं तात्विकता के लिए तर्क का प्रयुक्त होना ही उसकी चरितार्थता है। यानी समाधान और तात्विकता को पाने के लिए तर्क एक साधन है। तर्क अपने आप में कोई चीज नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। अस्तित्व, तर्क का अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है। आगे लाइन में है, इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि तर्क का अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है। समाधान और तात्विकता के लिए ही तर्क का प्रयुक्ति होना है, उसकी चरितार्थता हुई है। साथ ही तर्क का प्रयोजन केवल तात्विकता से संबद्ध होना ही है। इसी प्रमाण सिद्ध साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि तर्क सीमांतवर्ती विचार, उपदेश एवं प्रचार मानव जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। सिर्फ तर्क की सीमा में जो हमारा विचार है, उपदेश है और प्रचार है, ये मानव जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। इस तर्क में कहीं कमी भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है, वस्तु तक पहुंच भी सकते हैं, नहीं भी पहुंचे रहते हैं। तो इससे इस प्रमाण सिद्ध साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि तर्क सीमांतवर्ती विचार, उपदेश एवं प्रचार मानव जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। सतर्कता सहित समाधान, सतर्कता सहित समाधान, समाधान ही सार्वभौमता, सार्वभौमिकता ही निर्विषमता, निर्विषमता ही सत्यता, सत्यता ही यथार्थता, यथार्थता ही निर्भ्रमता, निर्भ्रमता ही अखंडता, अखंडता ही सफलता, सफलता ही सतर्कता है। सतर्कता, सजगता ही सफल सामाजिकता का लक्षण है। सामाजिकता शिष्टता सहित स्थापित मूल्यों का निर्वाह है, जो अनुभव मूल्य प्रकटन है। यही अभय का स्पष्ट रूप है। ऐसे जीवन में ही स्वतंत्रता, स्वत्व एवं अधिकार का विधिवत सदुपयोग होता है। सतर्कतापूर्ण जीवन में अव्यय की संभावना नहीं। ऐसे जीवन में स्वतंत्रता, स्वत्व एवं अधिकार का विधिवत सदुपयोग होता है। तो स्वतंत्रता को यहाँ आप सभी जानते ही हैं। मुक्ति को स्वतंत्रता कहते हैं, भ्रम से मुक्त होना। और दूसरा स्वत्व, जो मुझ में स्थिति के रूप में हो जाता है। और अधिकार जो है प्रामाणिकता के अर्थ में हो पाता है। इसका विधिवत सदुपयोग होता है।
सतर्कतापूर्ण जीवन में अव्यय की संभावना नहीं है। जब हम सतर्कतापूर्ण जीवन में होते हैं या सतर्कतापूर्ण जीवन में जो हमारा कार्य व्यवहार और उत्पादन सेवा करते हैं तो इसमें अव्यय की संभावना नहीं होती। तो मैं अध्याय 10 से 11, 12 को मैंने पठन किया है। यहाँ समझाने की अपने तरफ से कोशिश किया, उसमें ज़्यादा मैं फैल जा रहा था, इसलिए पठन चालू किया। और पठन में मैंने देखा कि इसमें कुछ मेरे लिए भी कठिनाइयाँ हैं, कुछ मैं इसको ठीक से रख पाने में असमर्थ हूँ, इसलिए इसको मैं अभी नहीं रख रहा हूँ। आप सभी को धन्यवाद, आप सब लोगों का आभार। आगे का जो सेशन है जो 3 साढ़े 3 बजे से जो चलेगा उसमें श्री बसंत भैया जी और पूनम दीदी जी प्रस्तुत करेंगी। आज के लिए मैं इतना ही अपनी बात को रखता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश भैया, प्रियंका भाभी, अजय जैन भैया, आदरणीय साधन भैया, सबको मेरे तरफ से आभार, धन्यवाद, नमस्ते, हरि हर।